and Consumer Affairs here. And also I welcome to information Sri Anurag Thakurji, Minister for Information and Broadcasting. First I request to Sri Anurag Singh Thakurji to brief the media. Thank you. नमस्कार मित्रों, आज कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स और कैबिनेट मीटिंग हुई माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय भी लिए गए। रेलवे और शिक्षा से जुड़े हुए विषयों पर मैं आपके सामने कुछ जानकारी रखूंगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज रेलवे के दो महत्वपूर्ण प्रकल्पों को अनुमोदित किया, मंजूरी दी उनके नेतृत्व में कैबिनेट ने। इसमें से पहला प्रकल्प मध्य प्रदेश में है, नीमच रतलाम लाइन, जहां पर बहुत ट्रैफिक भी रहता है, बहुत औद्योगिक क्षेत्र भी लगते हैं। ये अभी भी सिंगल लाइन है। मध्य प्रदेश के नीमच रतलाम की जो लाइन है, इसकी डबलिंग की मंजूरी दे दी गई है। 133 किलोमीटर की रेलवे लाइन के ऊपर लगभग 1096 करोड़ रुपया डबलिंग पर खर्च होगा। इस पर इन्वेस्टमेंट होगी। चित्तौड़ और उसके साथ लगते आसपास के क्षेत्रों में जो सीमेंट का उद्योग है, टेक्सटाइल उद्योग है, टूरिज्म और अन्य यातायात की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए डबलिंग बहुत महत्वपूर्ण थी। और इसके अलावा दूसरा गुजरात राज्य से है, राजकोट कानालूस लाइन को भी डबलिंग की मंजूरी दी गई है। 111 किलोमीटर की इस रेलवे लाइन पर 1080 करोड़ रुपए का व्यय होगा, इन्वेस्टमेंट होगी। ये भी कुल मिलाकर द्वारका, पोरबंदर, सिक्का, ओखा, बेदी इत्यादि क्षेत्रों से गुजरेगी और उसको जोड़ेगी और यहां पर नई संभावनाओं को पैदा करेगी। इन दोनों रेलवे लाइनों के बनने से जहां एक और माल भाड़े की दृष्टि से, ट्रांसपोर्टेशन की दृष्टि से और दूसरी ओर पैसेंजर्स के लिए भी डबलिंग होने का बहुत लाभ मिलेगा। पूरी इंडस्ट्रियल बेल्ट को लाभ मिलेगा और ये तय किया गया है कि पूरे प्रयास किए जाएंगे कि अगले 3 वर्षों में इन दोनों रेलवे लाइन का निर्माण कार्य पूरा किया जाए। इसके अलावा जो शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ है और देश के करोड़ों निर्धन परिवारों से आने वाले बच्चों को जो सरकारी स्कूलों में जाते हैं, पीएम पोषण, इस योजना को शुरू किया जाएगा। ये नाम दिया गया है प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण। और इस योजना के माध्यम से सरकारी स्कूलों में जाने वाले विद्यार्थियों को या एडेड स्कूल हो उसके विद्यार्थियों को भी ऐसे 1,20,000 से ज्यादा स्कूलों के करोड़ों विद्यार्थियों को दोपहर का भोजन भी मिलेगा और 5 वर्ष तक चलने वाली पीएम पोषण में 1,31,000 करोड़ रुपए का व्यय होगा। करोड़ों बच्चों का न्यूट्रिशियस फूड मिले, उसकी योजना के साथ इसको शुरू किया गया है। और देश में सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या भी बढ़े, उसका भी एक लाभ मिलेगा। गरीब छात्रों की उपस्थिति भी बढ़ेगी, बच्चों के पोषण व स्वास्थ्य में सुधार भी होगा और शिक्षा में सोशल और जेंडर गैप में भी समाप्त करने में मदद मिलेगी। जैसा आपने देखा कि उद्योग के क्षेत्र में बहुत बड़े कदम एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए पहले लिए गए हैं, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए भी लिए गए हैं। आज कुछ और निर्णय हुए हैं और हम सबके बीच में कॉमर्स इंडस्ट्री मिनिस्टर आदरणीय पीयूष गोयल जी उपस्थित हैं। उनसे निवेदन करता हूं कि कृपया करके आज के निर्णयों पर विस्तार में बात करें। उससे पहले मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं कि रेलवे और शिक्षा से जुड़ी हुई इन दोनों ही निर्णयों पर आपको विस्तार में जानकारी अलग से भी दे दी जाएगी। धन्यवाद अनुराग जी।
आप सब जानते हैं कि गत एक वर्ष में आत्मनिर्भर भारत पैकेज के दौरान, बजट के दौरान और समय समय पे कैबिनेट के लिए हुए निर्णय के अनुसार निर्यात को एक विशेष फोकस मोदी सरकार ने दिया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत ही बड़ी छलांग एक्सपोर्ट में लगा हम सबको मार्गदर्शन दिया है, प्रोत्साहन दिया है और बड़े लक्ष्य को सामने रखते हुए आज पूरे देश में निर्यातक, सभी उत्पादक, जितने हमारे इंडस्ट्री एसोसिएशंस हैं, एक्सपोर्ट काउंसिल्स हैं और साथ में केंद्र और राज्य सरकार सब मिलके एक हिस्टोरिक, ऐतिहासिक एक्सपोर्ट टारगेट अचीव करने के लिए काम कर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको खुशी होगी और देश का गर्व बढ़ेगा ये सुन के कि 21 सितंबर तक, पिछले हफ्ते 21 सितंबर तक अगर हम आंकड़े देखें तो देश से 185 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट हो चुका है और ये भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट पहले महीने के अंदर आज तक हुआ। और अब तो ऐसी परिस्थिति में एक्सपोर्ट को जब छोटे निर्यातक एक्सपोर्ट करते हैं तो वो चाहते हैं कि उसका एक इंश्योरेंस कवर भी हो, उनको एक गारंटी हो कि खुदा ना खास्ता कभी पेमेंट ना आए, पेमेंट आने में तकलीफ हो, डिले हो जाए और या फेलियर हो जाए। ऐसी परिस्थिति में उनको पेमेंट के लिए इंश्योरेंस की सुविधा सरकार की एक कंपनी ईसीजीसी देती है। उसमें सामान एक्सपोर्ट होता है, गुड्स एक्सपोर्ट होता है या जो क्रेडिट लिमिट्स बैंक्स देते हैं उत्पादन के समय उद्योग को, या प्रोजेक्ट फाइनेंस होता है उसके सामने भी पॉलिसीज इशू करते हैं। उस सब के लिए ईसीजीसी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रही है। उसको आज 4,400 करोड़ रुपए एडिशनल कैपिटल इन्फ्यूजन करने का, एक मात्रा में उनको कैपिटल देने का निर्णय कैबिनेट ने आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लिया। ये 4,400 करोड़ रुपए डालने से लगभग 88,000 करोड़, 20 गुना उसके ऊपर हम कवर दे सकते हैं। 88,000 करोड़ और इंश्योरेंस पॉलिसीज ईसीजीसी लिख पाएगा और आप जानते हैं पेमेंट 2 महीने 3 महीने में आती है, तो लगभग इसका 3 लाख करोड़ तक एक्सपोर्ट्स को कवर करने का एक साधन बनेगा और साथ ही साथ ईसीजी की सॉल्वेंसी इंप्रूव करेगा, ईसीजीसी को और एक संस्था बनाएगा। ईसीजीसी की अगर हम गहराई से देखें तो आज के 97% जो लाभकारी उद्योग हैं, जो लोग पॉलिसीज देते हैं, वो एमएसएमई सेक्टर से। 97% ऑफ द पॉलिसी होल्डर्स आर फ्रॉम द एमएसएमई सेक्टर। तो सीधा ये जो लाभ है ये एमएसएमई को मिलेगा अधिकांश रूप में, और हमारे छोटे उद्योग, लघु उद्योग, सूक्ष्म उद्योग, इन सबको और ज्यादा बड़े पैमाने पे एक्सपोर्ट करने के लिए इसका मिलेगा। इसके साथ साथ ये भी निर्णय लिया गया कि 500 करोड़ तो तुरंत ही मिल जाएंगे, 500 करोड़ अगले वर्ष में मिल जाएंगे और साथ ही साथ हम इसके लिस्टिंग का प्रोसेस, स्टॉक एक्सचेंज में ईसीजीसी को लिस्टिंग का प्रोसेस भी शुरू करेंगे। फिर आगे के लिस्टिंग होने के बाद अगर एक्सपोर्ट का यही तेजी रही जिस तेजी से आज के दिन हम बढ़ रहे हैं, तो आगे चल के स्टॉक मार्केट से भी इसका सही अनुमानित कीमत हो जाएगी, मार्केट को वैल्यू करेगी और हम और फंड्स रेज कर पाएंगे। लगभग 20 वर्षों से ये कंपनी ईसीजीसी सरप्लसेस रही है, पिछले 3 वर्षों से तो प्रॉफिट भी अच्छा दे रही है, डिविडेंड रेगुलरली देती है। तो एक अच्छी कंपनी है और इसको और बड़ा बनाना और हमारे निर्यातकों की सेवा कर पाए, उसके लिए इसको और मजबूत बनाने का काम आज का निर्णय करेगा।
साथ ही साथ एक और निर्णय आज लिया गया है जो NEIA ट्रस्ट के संबंध में है। NEIA ट्रस्ट एक जो प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट होते हैं, प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट्स को फाइनेंस करने का ट्रस्ट है। उसको प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट्स के ऊपर इंश्योरेंस देने का ये ट्रस्ट है और नेशनल एक्सपोर्ट इंश्योरेंस अकाउंट इस नाम से एक स्कीम चलती है जिसमें 1650 करोड़ रुपए अधिक कैपिटल इन्फ्यूजन का निर्णय आज कैबिनेट ने लिया। इससे लगभग फिर गुना गिने तो 33,000 करोड़ तक हम प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट्स को इसके माध्यम से इंश्योरेंस दे पाएंगे और ये 33,000 करोड़ का जब प्रोजेक्ट फाइनेंस किया जाएगा तो प्रोजेक्ट वैल्यू तो लगभग 33,000 करोड़ होगी ही, लेकिन साथ ही साथ सीधा भारत के उत्पादन को लगभग 22-23,000 करोड़ का एडिशनल डिमांड बढ़ जाएगी। क्योंकि जो भी एक्सपोर्ट फाइनेंस हम फंडिंग करते हैं प्रोजेक्ट फाइनेंस को, विदेश में, अफ्रीका में, कुछ लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में जो प्रोजेक्ट हम फंडिंग करते हैं उनमें 75% लगभग भारत में बना हुआ उत्पादन इस्तेमाल होता है। तो एक प्रकार से भारत के उद्योग को, और उसमें भी स्वाभाविक तौर से MSME को सबसे ज्यादा लाभ होता ही है, उनको और बल मिलेगा। उनका सामान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में के माध्यम से एक्सपोर्ट होगा। ये निर्णय भी आज लिया गया है। इसके नेशनल एक्सपोर्ट इंश्योरेंस अकाउंट को एक ट्रस्ट चलाते हैं, NEIA ट्रस्ट, उसमें 1650 करोड़ रुपए डालने का निर्णय लिया गया है। तो ये तीन निर्णय 4,400 करोड़ ECGC में कैपिटल, 1,650 करोड़ NEIA ट्रस्ट में कैपिटल और ECGC को लिस्ट करना एक प्रकार से तो निर्यात के संबंध में इंश्योरेंस की दुनिया है, इसको मजबूत बनाएगी और हमारे निर्यातकों को और साहस देगी कि वो एक्सपोर्ट अपना बढ़ा सके। वास्तव में अगर हम पिछले वर्ष का देखें तो एक कड़ी में बहुत सारे निर्णय लिए गए हैं। अभी कुछ दिनों पहले मैंने अनाउंस किया कि 56,000 करोड़ जितने भी पुराने MEIS के हों, SEIS सर्विस एक्सपोर्ट इंसेंटिव हो, चाहे वो रॉडटेप हो, ROSCTL हो, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को हम रेमिशन ऑफ ड्यूटीज और टैक्सेस देते हैं, इन सब ड्यूज को इसी वित्तीय वर्ष पूरी तरीके से निर्यातकों को दे दिया जाएगा, सीधा 56,000 करोड़ कैश फ्लो में। और उसमें भी अगर आप देखें तो अधिकांश MSME को उसका लाभ मिलता है। साथ साथ उसमें किसानी क्षेत्र से जुड़े हुए एग्रीकल्चरल, हमारे टेक्सटाइल एक्सपोर्ट होते हैं, हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडर प्रोडक्ट्स, ये सब MSME सेक्टर, छोटे उद्योग के साथ जुड़े हुई चीजें या किसानों के साथ जुड़ी हुई जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बड़े रूप में जाएंगी तो भारत की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। भारत को भी जो तेज गति से प्रधानमंत्री मोदी जी मेहनत कर रहे हैं कि इसको जल्द से जल्द तेज गति दें अर्थव्यवस्था को, उसमें देश सफल होगा, उसमें निर्यात का एक बड़ा योगदान रहेगा। आप जानते हैं कि ROSCTL के रेट्स 2024 तक निर्धारित कर दिए गए हैं, रॉडटेप के रेट्स आ गए हैं, उसके भी अभी स्क्रिप्ट्स देना शुरू हो गया है, उसकी वेबसाइट शुरू हो गई है। इसके साथ साथ अलग अलग तरीके से PLI की स्कीम्स 13 क्षेत्रों में आई गई हैं, जिससे उद्योग में बहुत उत्साह है। बड़े बड़े उद्योग देश में आए और उत्पादन करें, भारत की उत्पादन क्षमता भी बढ़े, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा मिले और कॉस्ट कंपेटिटिवनेस और क्वालिटी में हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचे, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत की पहचान। तो एक लंबी कड़ी अलग अलग निर्णयों की पिछले कुछ महीनों में, खास तौर पे कोविड काल में, एक चुनौती को अवसर में बदलते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिए हैं। मोदी सरकार इस देश की अर्थव्यवस्था को गति देने में, निर्यात को और प्रोत्साहन देने में लगातार प्रतिबद्ध है। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. We will now take questions on cabinet decisions only. 107.
सर, मैं लक्ष्मण हूँ CNBC आवाज से। मेरा सवाल एक अनुराग ठाकुर जी से है कि PM पोषण स्कीम को जो मंजूरी दी गई, क्या वो मिड डे मील योजना की जगह लेगा या दोनों साथ चलेगा, क्या अंतर रहेगा? और एक सवाल पीयूष गोयल जी से होगा कि इसी को कब तक शेयर बाजार में लिस्ट करने का टारगेट रखा गया है? जहां तक PM पोषण स्कीम की बात है, मिड डे मील्स के अलावा भी इसमें बहुत कुछ ऐड और होगा, तभी जाके इसका खर्चा 1,31,000 करोड़ रुपए किया गया है। लाभ लेने वाले भी 11,20,000 होंगे और इसकी डिटेल जानकारी, जैसे मैंने पहले कहा, शिक्षा विभाग अभी इसके थोड़ी देर बाद आपको वो भी देंगे, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ECGC अभी तक एक सरकारी व्यवस्था में, ढांचे में चल रही थी, पर क्योंकि इसके ऊपर एडा का रेगुलेशन था, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी का, तो इससे इसके लिस्टिंग को मुझे लगता है हम तुरंत ही इसका प्रोसेस शुरू कर देंगे। पर साधारणतः एक नई कंपनी को लिस्टिंग में जो पेपर्स तैयार करने पड़ते हैं, DRHP वगैरह बनाना पड़ता है, मेरा अनुमान है कि अगले वित्तीय वर्ष में ये लिस्टिंग होने की संभावना है। 122. Sir, Shishir here, sir. Piyush sir, I have a question for you. Here, sir. Shishir. Yes, sir. Sir, what kind of percentage of shares which you plan to offload in the ECGS? And the second thing is that you announced 500 crore this fiscal, 500 crore next fiscal. So what about the remaining of 4,400 crore? I announced 500 crore this fiscal and 500 next fiscal. That's the immediate amounts that we are getting right away. After that, it's a need-based thing. If we are able to insure more people and use up the available headroom, then the funds would be made available as and when required. The cabinet specifically said that first installment be released immediately. Second installment, we'll try to synchronize it with the DIPAM listing process, which is why I said next year, because I expect the listing to happen next year also. And the other installments based on need will be, and at the same time, be a listed entity. We'll be able to get the money in at a premium. So I hope so. By and large, all our companies are very on the stock exchange, particularly the insurance companies. So the rest will come as and when required. As regards the quantum of listing, the percentage we'll give out, the percentage which could also be fresh equity infusion. It could be a disinvestment, it could be fresh equity, or it could be a combination of both. All of these, there is an established alternate mechanism which takes the decisions in this respect. We'll take it in due course.